Assalamualaikum students, my name is Usman Javed Bhatti. Today is our next lecture of Biology class 9th. हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो क्या था? वो था सेल मेम्ब्रेन पे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसको देखने के बाद, रीड करने के बाद उसको राइट करना है। और क्योंकि बायो का टॉपिक है, बायो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको आप जब तक जो है वो राइट नहीं करोगे ये आपको लर्न नहीं होगा। ये मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, तो उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होगी। जब तक आप इसको राइट नहीं करोगे, याद नहीं होगा, तो उम्मीद है कि आपने याद किया होगा। कुछ क्वेश्चन या कुछ हेडिंग जो है मैं आपसे पूछने लगा हूँ, उम्मीद है कि आपने इसको रिवाइज करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कहाँ अकर करती है सेल मेम्ब्रेन? दोनों में। अगर हम बात करें तो उसके फंक्शंस, तीन उसके फंक्शंस थे, मेंटेनेंस, और उसके बाद दूसरा क्या था? कंडक्टिंग, और तीसरा क्या था? उसमें था आइडेंटिफाइंग। ठीक है, उसके बाद उसकी कंपोजिशन थी, और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि फुल्ली मोज़ेक मॉडल। और ये क्वेश्चन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपको याद आना भी चाहिए, और उम्मीद है कि आपने याद किया होगा। और उसके बाद डायग्राम थी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, और उम्मीद है कि इस लेक्चर में जो है आपने वो याद किया होगा। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, जब तक प्रीवियस लेक्चर याद नहीं होगा नेक्स्ट आपको कभी भी याद नहीं हो सकेगा। और अगर आपने कुछ लेक्चर्स मिस कर दिए तो ये बर्डन बन जाएगा और फिर आपको आगे मसला होगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कोस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये क्या है? कम गाढ़ा, इसमें दो वर्ड हैं बुक के अंदर, एंड सेमी ट्रांसपेरेंट जो है ये एक सब्सटेंस है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये है कि साइटोप्लाज्म एक ऐसी चीज है जो कि सेमी विस्कोस है, कम गाढ़ा, और सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ चीजों को जो है गुजरने देता, कुछ को नहीं गुजरने देता। सेमी ट्रांसपेरेंट है, कुछ हद तक उसको उसमें शफाफियत है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है एक लाइन लिखा हुआ है, इसकी अक्रेंस है कि साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। इसकी अक्रेंस की अगर हम बात करें तो ये बिटवीन जो है ये पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंड न्यूक्लियर एनवेलप के। इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, और ये होगी इसकी अक्रेंस। और इसके बाद इस पे नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है? वो है इसकी कंपोजिशन। इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कंप्लीटली और पार्शली जो है इसमें वो डिसॉल्व होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की, इसकी कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या बात की? इसमें होता है क्या? इट हैज वाटर। इसमें वाटर होता है, और वाटर के अंदर दो चीजें होती हैं। इसमें होता है वाटर के अंदर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ये दो चीजें इसमें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह जो है इसमें होते हैं।
ये आपने याद रखना है। और सबसे बात, जो ये पार्शली या फुली डिसॉल्व होते हैं, मतलब कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शली मीन हाफ। ठीक है, इसके बाद ये होगी इसकी कंपोजिशन। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। अगर हम फंक्शंस की बात करें, किसके फंक्शंस? साइटोप्लाज्म के। तो इसके फंक्शंस में चार चीजें हैं। पहली बात क्या है कि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर रिएक्शन, मतलब जितने भी रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया। इस तरह के जो है ये प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, जैसा बुक में लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें दो हैं इसके फंक्शन। एक क्या है ये कि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे दो चीजों का उसने जिक्र किया हुआ है। बायो मीन लाइफ, केमिकल मीन केमिकल्स, मतलब कि जिंदा जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, और ये उन्हीं में उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल दी हुई है उसने ग्लाइकोलाइसिस की दी हुई है, और ये जो एग्जांपल उसने दी है ग्लाइकोलाइसिस की, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपने याद भी करना है कि ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है। ये होती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम साइटोप्लाज्म की फंक्शन की बात करें तो स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए? फंक्शन के लिए, ऑर्गेनेलीज की, और स्पेस प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए भी। और उस रिएक्शन एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ये है हमारा एक कंप्लीट टॉपिक। अगर हम इस टॉपिक को दोबारा देखें थोड़ा सा, तो साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें सबसे पहले कि साइटोप्लाज्म होता क्या है? ये एक सेमी विस्कॉस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ये कहाँ लोकेट करता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है ये। और कंपोजिशन क्या है इसकी? ये वाटर से मिलकर बना होता है, और वाटर में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद इसके फंक्शंस हैं। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद रखनी है। और इसमें फंक्शन में ही एक डेफिनेशन है ग्लाइकोलाइसिस की। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है जिस तरह मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं साइटोस्केलेटन, ये भी एक स्ट्रक्चर है, लास्ट ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्गेनेलीज नहीं कहते। हमने कहा था कि चार चीजें ऐसी हैं जो ऑर्गेनेलीज नहीं हैं, उनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और लास्ट में क्या है? साइटोस्केलेटन। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन का, जिसको हम ऑर्गेनेलीज नहीं कहते। इसमें क्या कहता है? साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसकी सबसे पहले क्या है? डिफाइन है कि जिस तरह ये एक सेमी विस्कोस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, तो साइटोस्केलेटन भी इसी तरह बिल्कुल इसकी हम बात करते हैं। इट इज अ नेटवर्क
of microtubules and microfilaments। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि विच इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, तो वो क्या है, साइटोस्केलेटन है। इसकी डिफाइन आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद इसमें आया कि भी माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बारे में बताया गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड आर यूज्ड बाय सेल्स to hold their shape. They are also major component of cilia and flagella. Microfilament are thinner and are made up of actin protein. They are help in the change their shape. अब यहाँ पे उसने दो चीजों का जिक्र किया हुआ है। अगर हम गौर से देखें तो इसमें उसने दो चीजों को कंपेयर किया हुआ है। एक उसने कंपेयर किया हुआ है किसको, माइक्रोफिलामेंट, और एक क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो ये किस प्रोटीन से बना हुआ है, ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा पॉइंट है कि जो माइक्रोफिलामेंट है इट हेल्प इन चेंज द शेप ऑफ सेल, और ये क्या है, इट हेल्प इन होल्ड द शेप ऑफ सेल। ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें आपने इसको पॉइंट्स की शेप में ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के दिए हुए हैं कि ये सीलिया फ्लैजेला में हेल्प करता है, वो भी आप इसको याद कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। बट एक एक जो है वो काफ़ी है कि भी ये होल्ड करता है शेप को, ये चेंज करता है, ये जो सीलिया फ्लैजेला में हेल्प करता है, या वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, उसको आप बस देख लीजिएगा, बाज़ वक़्त एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक ये हो गया साइटोस्केलेटन, सिर्फ इतना सा टॉपिक है साइटोस्केलेटन का। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं आज का। हम एक टॉपिक स्किप कर रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक शॉर्ट टॉपिक जो है अगला वो डिस्कस करने लगे हैं, वो कौन सा है, राइबोसोम का। फिलहाल हम राइबोसोम डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से करते हैं, अगर हम बुक में देखें तो राइबोसोम आर टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दे आर either floating freely in cytoplasm or bonded to endoplasmic reticulum। तो जिस तरह इसमें पहली लाइन डिफाइन की है, इसमें भी डिफाइन किया, जिसमें भी यही है कि ये एक इट इज टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। क्या है ये, छोटे छोटे दानेदार नुमा एक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का। और इसके बाद इसकी अक्रेंस है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें तो जो राइबोसोम होता है या तो ये फ्री होगा या ये फ्रीली फ्लोटिंग मतलब तैर रहा होगा, या अटैच्ड होगा टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, इसके अक्रेंस में सिर्फ दो पॉइंट्स हो सकते हैं, या ये फ्री होगा ऐसे तैर रहा होगा, ठीक है, या तो फिर ये अटैच्ड होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है कि राइबोसोम इसमें इसकी जो कंपोजिशन है वो हमें देखनी है कि ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो इसमें सबसे फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं।
कि ये किससे मिलकर बना होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है प्रोटीन और प्लस क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है ये। उसके बाद राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड सो आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, also found in eukaryotic ribosome are slightly larger than the prokaryotic cell। ये एक अलग सा पॉइंट है कि ये किसमें, अगर कोई आपसे पूछता है कि why ribosome is present, किसमें why ribosome is present in prokaryotes, तो आपने बताना है क्योंकि इसमें कोई बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए ये दोनों में ही होता है। अगर सेल वॉल वगैरह होती है इसके गिर्द तो हम कह सकते हैं कि ये जो है यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये दोनों में होता है। इट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स ड्यू टू absence of मेम्ब्रेन, बाउंडेड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है, ये अलग से पॉइंट बनाना है आपने कि भी प्रोकैरियोट्स में क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इसमें इसके फंक्शंस हैं, राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इज द extremely important to cell and so large number of ribosomes are found throughout the cell। when a ribosome is not working it disassemble into the two smaller sub units, ठीक है। अब इसमें इसकी जो लास्ट हेडिंग है वो क्या बनेगी, इसके फंक्शंस की, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है वो हमें पता है कि it help in protein synthesis, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और क्योंकि प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंग है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल, ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसको ज़्यादा बनाने के लिए जो है ये इनके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, मतलब मोर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस मोर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को ज़्यादा डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर सेल। किसी भी सेल को वर्क करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हर काम के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन जब होगी तो काम होगा, जब काम होगा तो प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी और इसीलिए ज़्यादा राइबोसोम लगते होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें एक और अहम चीज़ है कि इसकी डायग्राम जो बुक में दी हुई है, साइटोस्केलेटन, ये साइटोप्लाज्म की डायग्राम नहीं बनानी खास, लेकिन इसकी डायग्राम हम डालेंगे है। इसकी डायग्राम देखें कि बुक में थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई है, आपने इसके दो सब यूनिट्स बना देने हैं बिल्कुल ऐसे 8 की नुमा, ठीक है। एक स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, और एक लार्जर यूनिट है, ठीक है। ये दो सब यूनिट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। जब राइबोसोम काम नहीं करता तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, बिल्कुल 8 नुमा आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सिंपल डायग्राम है किसी भी राइबोसोम की, ठीक है। तो आज का हमारे ये 3 टॉपिक थे, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम। ये तीनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ग्लाइकोलाइसिस को देख लो, इसके फंक्शन को देख लो, इसमें माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल को देख लो, और राइबोसोम के अंदर इसका फंक्शन हो गया, कंपोजिशन होगी या इसकी अक्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम इन दोनों के निस्बत कंप्लीटली। वैसे तो आपने इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से रीड करना है, पहले इसको गौर से सुनने के बाद इसको रीड करें। रीड करने के बाद इसको अगर आपको कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर मसला ना हो तो इसको राइट करें। राइट करने के बाद चेक करें, अगर किसी को मसला हो चेक करने में तो वो मुझे सेंड कर दे, मैं खुद चेक कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और ये काम करेंगे। वस्सलाम।